हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इस लाइन को पढ़िए, जिसमें वो हमको बोल रहा है कि क्लास 9th में ही हमने रियल नंबर्स के बारे में जानना शुरू कर दिया था और हमने इरेशनल नंबर भी देखे थे कि वो क्या होते हैं। इसका मतलब इस चैप्टर में हम उसके आगे की बात करेंगे, जैसा कि वो यहाँ पे बता रहा है कि वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि क्लास 9 का जो चैप्टर 1 था, जिसका नाम था नंबर सिस्टम, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर उसके आगे की बात कर रहा है। अगर आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 अच्छे से नहीं आता है तो आई बटन पर उस चैप्टर की प्लेलिस्ट आ रही है। मैं बोलूंगा कि एक बार आप वहां से उसको अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। और अगर आप पूरा चैप्टर नहीं देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 का जो स्टार्टिंग में मैंने थ्योरी बताई है, आप उसको एक बार जरूर देख लें, जिससे कि कम से कम आपका बेसिक्स कवर हो जाएगा। तो आप इस चैप्टर में जो मैं बातें बताऊंगा उनको इजीली समझ सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम से किस तरीके से हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हम √2, √3, √5 इन तरीके के नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम काफी कुछ सीखने वाले हैं, बट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कर लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको सिंपल डिवीजन आता है, जिसमें हम क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमसे बोला जाएगा कि 76 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 2 जार 6, यहाँ से 1 बचेगा तो 1 6, फिर हम बोलेंगे कि 3 5 जार 15, तो हम यहाँ से 15 लिखेंगे और यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 1। अगर आपको इस तरीके का सिंपल डिवीजन आता है तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बिल्कुल इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 76 हमारा डिविडेंड है और डिवाइजर क्या है 3, क्योंकि हम 76 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 76 इज इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 1। अब इसी चीज को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। बस आपको इतना समझना है कि हम इस तरीके से नंबर्स को लिखने वाले हैं। अब आप देखिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है। ये जो स्टोरी है इसको अभी हम थोड़ी देर से समझेंगे। पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देख लेते हैं कि वो कहता क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने से पहले हम इस एग्जांपल को करके देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 17 और 6 को हमको डिवाइड करके देखना है। तो आप जब 17 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा 6 2 जार 12, यहाँ पे 5 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। आप देखिए 6 इंटू 2 12 और प्लस 5 17। तो वो आप देखिए कि इन्होंने हमको यहाँ पे करके बताया हुआ। फिर अगला उसने बोला है कि 5 और 12 का करके बताओ। तो 5 और 12 में जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखिए कि 5 छोटा नंबर है, उसको हम 12 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्वोशंट कितना आ रहा है 0। और ये जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर है वो कितना बनेगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। सिमिलरली अगर हम 20 और 4 की बात करें तो वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि 4 से 20 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है, फॉर एग्जांपल ए, और इसको हम बी से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक क्वोशंट आएगा और एक क्वोशंट आने के बाद क्या आता है हमारे पास, एक रिमाइंडर। अगर आप ये चीज समझ चुके हैं तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके लिए खत्म हो चुकी है। इसी चीज को हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की मदद से लिखेंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमको समझना पड़ेगा, जो कि होता है ये वाला, कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब सबसे पहले आप समझिए कि आर होता क्या है। तो आर हमको पता है, आर है हमारे पास रिमाइंडर।
अगर आर रिमाइंडर है तो आपको पता होना चाहिए कि आर जो है वो हमेशा कोशेंट से छोटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए कि रिमाइंडर हमारे पास 5 आया था तो वो 6 से छोटा ही आएगा। कभी भी हमारा रिमाइंडर डिवाइडर से बड़ा नहीं हो सकता है। आप देखिए कि यहाँ पे अगर रिमाइंडर 6 से बड़ा आता होता, इसका मतलब डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है, हम डिवाइड आगे और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी डिवाइड को मैं इस तरीके से करता 17 6, यहाँ पे अगर मैं लिखता है कि 6 1 जार 6 तो यहाँ पे कितना आता 6 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता 11। अब आप देखिए कि इस केस में क्या ये डिवाइड सही है, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइडर से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती करी है, अभी डिवाइड आगे हो सकता था। यहाँ पर हमने गलती करी है कि 6 1 जार कर दिया है जबकि आना चाहिए था 6 2 जार। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है, और इस केस में हमारे पास डिवाइडर कितना है बी, इसीलिए हम लिखेंगे कि आर इज लेस देन बी। अब आप देखिए कि रिमाइंडर छोटे से छोटा कितना हो सकता है, तो रिमाइंडर छोटे से छोटा हो सकता है 0, जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो साइन है, इस वाले साइन का मतलब है कि अगर यहाँ पे लिखा है 0 इज लेस देन आर, इसका सिंपल सा मतलब है कि आर की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी पर 0 भी हो सकती है, जैसा कि इस केस में आपने देखा था। तो इसको हम बोलते हैं लेस देन इक्वल टू का साइन। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये जो रिमाइंडर है वो इसके बीच में ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी मदद से हम आगे का चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा। तो अभी तक जो हमने सीखा उसकी मदद से हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो कि 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। इसी तरीके से अगर 4 और 19 की बात करें तो 19 जो है वो 4 से बड़ा है, इसका मतलब कोशेंट कितना हो जाएगा 0। आप देखिए कि यहाँ पे आप लिखोगे 4 19 तो डिवाइड कितना होगा 0 टाइम्स होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4 इज इक्वल टू 19 इंटू 0 और रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का 4। और 81 और 3 में हम लिखेंगे कि 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 27 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। आप इसका डिवाइड करके देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप ये सीख गए हैं तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है इसकी थ्योरम हम देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 1.1 जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें बोल रहा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप ऊपर की बातें समझ चुके थे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, जो कि a एंड b हम अभी तक लेते आ रहे थे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ऐसे इंटीजर्स जो कि 0 से बड़े हों, यानी कि 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जो चलते रहेंगे, उन्हीं की बात की जा रही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर। आगे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिक का मतलब क्या होता है, तो यूनिक का मतलब होता है इकलौता, वैसा एक ही है। तो यूनिक का मतलब है ओनली वन, और ओनली वन क्या, तो ओनली वन कोशेंट एंड रिमाइंडर। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं जो कि हैं a और b, तो जो कोशेंट और रिमाइंडर आते हैं वो कैसे आएंगे, यूनिक आएंगे, मतलब उनके जैसा कोई और नहीं होगा। अगर एक स्टूडेंट है a और एक स्टूडेंट है b और एक स्टूडेंट है c, और ये तीनों को नंबर दिया जाए मान लीजिए 14 और 3, तो क्या लिखेगा, a लिखेगा 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2। अब b क्या लिखेगा, b भी इसी तरीके से डिवाइड करेगा, तो b के लिए भी क्या आएगा 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2। सी के लिए भी आएगा 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनका a और b सेम है, तो इनका q और r यानी कि कोशेंट और रिमाइंडर भी सेम आ रहा है। और यही वो हमसे बोल रहा है कि यूनिक आएगा भैया, सबका सेम आएगा, किसी का अलग नहीं आ सकता। तो ये आपको समझना है, और ये लाइन मैं आपको समझा ही चुका हूं कि r जो है वो b से छोटा होता है और 0 से ग्रेटर देन या फिर बराबर हो सकता है। तो ये यूनिक क्या है, अगर आपको ये समझ में आ गया है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अब समझाने जैसा कुछ नहीं बचता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, पर हम सबसे पहले चलते हैं कि जो स्टोरी स्टार्टिंग में बता रहा था एग वाली, वो हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी बची थी जिसमें वो बोल रहा है कि एक ट्रेडर था जो कि एक रोड से अंडे बेचते हुए जा रहा था।
वहां पे एक आइडलर बैठा था। अब आइडलर का मतलब क्या है कि ऐसा इंसान जिसके पास कोई काम नहीं है, और काम नहीं है तो वो वहां पे उसका टाइम पास करना चाह रहा था। तो उसने उस ट्रेडर को पकड़ा और उससे वो बातें करने लग गया, और बातें करते करते उनमें लड़ाई हो गई। तो जब लड़ाई हुई तो आइडलर जो था उसने ट्रेडर के जो एग्स की बास्केट थी वो गिरा दी, और उसके जो अंडे थे वो फूट चुके हैं। अब ये जो लड़ाई थी वो पंचायत तक पहुंची, और पंचायत के लोगों ने ट्रेडर से पूछा कि आपके कितने एग्स थे जो टूट गए। तो उसने जवाब कुछ इस तरीके से दिया कि अगर मेरे एग्स को पेयर्स में काउंट करोगे तो एक बचेगा। अब आप देखिए कि हमें तो पता नहीं कि उसके पास कितने एक्स थे, तो हम मान लेते हैं कि उसके पास, मान लीजिए, एक्स नंबर ऑफ एक्स थे। अब अगर वो बोल रहा है कि मेरे एक्स को पेयर्स में गिनोगे तो एक अंडा अकेला रह जाएगा। इसका मतलब एक्स जो है, एक्स कैसा नंबर है, वो 2q+1 के फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि वो बोल रहा है कि पेयर्स में गिनेंगे। मान लीजिए उसके पास 25 एक्स थे टोटल उसकी बास्केट में। तो अगर हम इनको गिनेंगे तो आप बोलोगे कि पेयर्स में गिनने हैं, तो 12 पेयर बन जाएंगे। तो 12 × 2 कितना हो गया? 24, और एक बच जाएगा जो कि ये वाला है। तो क्या हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये तो एक तरीके का एग्जाम्पल हुआ जो कि मैंने अपने मन से माना था 25। हमको पता नहीं है इसलिए हम क्या लिखेंगे? 2q+1। एक्स की वैल्यू नहीं पता तो क्यू की वैल्यू भी हम नहीं बता सकते। इसी तरीके से वो बोलता है कि अगर हम थ्रीस के पेयर में काउंट करें तो हमारे पास 2 अंडे अकेले बचेंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए उसके पास 17 अंडे थे, तो इसको जब वो काउंट करने बैठेगा तो क्या आएगा? 3 × 5 आएगा 15, क्योंकि हम 3 के पेयर में काउंट कर रहे हैं तो 5 पेयर बन जाएंगे, और आप देखिए कि 2 अकेले बच जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इस केस में ये जो नंबर ऑफ एक्स थे उसको हम लिख देंगे कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो इस केस में हम नंबर ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स बराबर 3r+1। आर के यूज किया क्योंकि क्यू हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से a बराबर BQ+R वो हमको लगा के दिखाना चाह रहा है। आप देखिए कि 4 में काउंट कर रहे हैं तो 3 बच रहा है, 5 में कर रहे हैं तो इतना बच रहा है। एंड में वो बोलता है कि अगर सेवंस में काउंट करोगे तो नथिंग विल रिमेन। इसका क्या मतलब है आपको समझ में आना चाहिए कि जो नंबर ऑफ एक्स थे वो 7 का क्या होंगे? 7 का एक फैक्टर होंगे, तभी तो वो 7 से पूरी तरीके से कट रहा है। आप देखिए कि जो मैं आपको अभी बता रहा हूं वो यहां पर इस तरीके से लिखा भी हुआ है कि a बराबर 7p+0, a बराबर 6q+5, जो कि इस वाली लाइन के लिए होगा। इस तरीके से हम हर लाइन को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में फॉर्म करके लिख सकते हैं, और यही हमने अभी अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा में सीखा है। तो अब आप देखिए कि आगे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको ट्रायल एंड एरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि बाय ट्रायल एंड एरर यू कैन फाइंड कि टोटल एक्स 119, यानी कि 119 एक्स उसके पास थे। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो ट्रायल एंड एरर मतलब कि तुक्का मार मार के हमने सॉल्व किया है, कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा उस स्टोरी में वो हमको क्या बताना चाह रहा था। तो अब हम एक बार फटाफट से जो भी हमने सीखा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको सिखाती है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि हैं ए और बी, तो ए और बी को जब आप डिवाइड करोगे तो आप हमेशा एक कोशेंट पाओगे और एक रिमाइंडर पाओगे, और ये जो कोशेंट और रिमाइंडर होंगे वो कैसे आएंगे? यूनिक आएंगे। यही हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में सीखा है। तो अब हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हम यूक्लिड लेमा को बार बार दो नंबर्स में लगाते रहेंगे, कैसे लगाते हैं वो भी आपको मैं सिखाता हूं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से किस तरीके से एचसीएफ फाइंड करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है 455 और 42 का एचसीएफ बताओ बाय यूजिंग यूक्लिड्स लेमा। तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके को अभी के लिए भूल जाओ। आप कंटिन्यूअस डिवाइड वाला तरीका अपनाइए स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको दिख गया कि हमारे पास दो नंबर है 455 और 42। आप क्या करो, यहाँ पे 455 का डिवाइड दे दो 42 से। आपको पता है कि यूक्लिड्स लेमा है तो a बराबर BQ+R तो हम लगाएंगे ही, तो उसमें हमको एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। अब 455 बड़ा है तो हम उसको 42 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 42 बन जा 42 होता है तो यहाँ पे हम 42 लिखेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा? 3। और यहाँ से हम क्या लेके आएंगे? ये नंबर नीचे आएगा तो यहाँ पे आएगा 5। अब 35 जो है वो 42 से छोटा होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 0, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 35।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर आ चुका है। अगर हम इसको यूक्लिड्स लेमा से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्योंकि हमको एचसीएफ फाइंड करना है तो हम इस डिवाइड को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस बार हमको क्या करना है कि ये जो हमारा नंबर है 42, ये तो हमारा बन जाएगा डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर आया है वो बन जाएगा डिवाइजर। यानी कि अब हमको क्या करना है, आगे डिवाइड करना है। यहाँ से डिवाइड हम करने बैठेंगे और यहाँ पे डिवाइड किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 42 और अब हम लिखेंगे 35 बन जाए 35, रिमाइंडर कितना आ गया 7। अब अगर 7 आ गया है, अभी भी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो स्टेप हमने पहले रिपीट किया था वही वापस करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इस बार इसको हम अपना बना लेंगे डिविडेंड और इसको हम बना लेंगे डिवाइजर। तो यहाँ पे हम 35 लिख देंगे और अब आपको पता है कि 7 5 35 होता है, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर एचसीएफ कितना आएगा, तो जिस नंबर पे हमारा डिवाइड खत्म हुआ है, जिस डिवाइजर पे हमारा डिवाइड खत्म हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसमें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं। ये दोनों बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिससे आपको लाइफ में कभी भी एचसीएफ और एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से 455 और 42 का एचसीएफ निकाला, जो कि आ गया 7। अब आप देख सकते हैं कि जो 7 है वो 42 को भी डिवाइड कर रहा है और 455 को भी कर देगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम इसी चीज का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने हमसे पूछा है कि एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 बताना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से। अब अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। अगर आप 12576 को 4052 से डिवाइड करेंगे, 12576 को 4052 से, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा 4052 इंटू 3 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 420। तो ये इजी स्टेप है, आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था, मैं इसके नंबर्स यूज कर लेता हूँ। जैसे कि 420 रिमाइंडर आ रहा है और इसको 3 टाइम्स जा और 3 टाइम्स क्या आया था, क्वोशिएंट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो जो हमारा पहले डिवाइजर था उसको हमको किस में लाना है, डिविडेंड में। तो अब ये जो नंबर है वो इधर आ जाएगा 4052 और हम आगे डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने करके हमको दिखाया है। अब इसमें क्या आया, तो आप देखिए कि 9 टाइम्स क्वोशिएंट आ गया और 272 क्या आ गया, रिमाइंडर। अब अगर रिमाइंडर 272 आ गया है तो अब आपको क्या करना है, पता है कि ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो 420 हमने लिख दिया और फिर वापस से करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 272 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 28 48 148। फिर ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, तो यहाँ पे 272 लिख देंगे। इस तरीके से आप देखिए कि ये सिलसिला चलता रहेगा और एट द एंड आपको दिख रहा है कि क्या आने वाला है, 24 और 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड में 24, यहाँ पे आ जाएगा एंड में 4, जब ये चलता रहेगा तो। और आप देखेंगे 4 6 24 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब ये आ गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट हमारा क्या होता है, डिवाइजर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ चुका है, 4। जैसा कि आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं कि एचसीएफ कितना आ रहा है, यहाँ पे उसने बताया 4 आ रहा है। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल 1 समझ में आया होगा, किस तरीके से हम यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं 2 नंबर का। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 में हमको बताना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। यहाँ पे q क्या है, एक इंटीजर है, हमको ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले आप समझिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे, 2 खुद, 4 6 8 और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इसके अलावा ऑड नंबर कौन से होते हैं, तो ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 और ये भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन बोलते हैं और ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड बोलते हैं। अब हमको प्रूव करना है कि दुनिया में जितने भी इवन नंबर्स हैं, यानी कि ये वाले जो नंबर्स हैं हमको प्रूव करना है कि ये 2q के फॉर्म में आएंगे और ये वाले जो नंबर है हमको प्रूव करना है कि ये 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएंगे।
और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो वो या तो इवन ही होगा या फिर ऑड ही होगा। मतलब अगर वो ऑड है तो इवन नहीं हो सकता और इवन है तो ऑड नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाले जो नंबर हैं और ये वाले जो नंबर हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अब इसी चीज को याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको ये चीज प्रूव करनी है। तो हम देखिए लिखेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि हम यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा में करना सीखे। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास a और b क्या होते हैं, a और b होते हैं इंटीजर्स। और अभी तक हमने a और b की कोई वैल्यू फिक्स नहीं करी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम b अपने मन से ले सकते हैं, a को किस नंबर से डिवाइड करना है ये हमारे हाथ में होता है। तो हम b को 2 रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको दिख रहा है कि 2 रखने में ही हमारा सवाल हो पाएगा। अगले सवाल में आप देखिए कि b को 4 रखने की जरूरत पड़ेगी, तो अगले सवाल में हम b को 4 भी रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि b को हमने लिखा है 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ चुका है 2q प्लस आर, यानी कि हम कोई भी एक नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 2 से छोटा ही आएगा, तो रिमाइंडर आप देखिए कि 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और रिमाइंडर कितना आ सकता है 0। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर भी आ सकता है और 0 से बड़ा होके b से छोटा होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि r इज लेस देन b, जो कि इस केस में 2 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे r के दो केस बने, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, और एक केस में 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा a इक्वल टू 2q प्लस 0। अब 2q प्लस 0 को तो हम क्या बोलेंगे कि a इक्वल टू सिंपली कितना है 2q ही है, और इसको हम क्या लिख देंगे a इक्वल टू 2q प्लस 1। अब आप एक चीज सिंपल सी यहाँ पे नोटिस करिए कि a इक्वल टू 2q का मतलब है, यहाँ पे q क्या है इंटीजर। अगर हम यहाँ पे q की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीजर की वैल्यू पुट करेंगे, तो q इक्वल टू कितना डाल सकते हैं हम 1 डाल सकते हैं, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अगर हम q इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a इक्वल टू कितना आएगा 4। अगर हम q इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो a इक्वल टू कितना आएगा 6। आप कोई भी रैंडम नंबर उठा के रख दीजिए, a इक्वल टू हमने मान लीजिए 100 रख दिया, q इक्वल टू 100 सॉरी, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 200। तो आप देखिए कि इससे हमको कैसे नंबर मिल रहे हैं, जितने भी नंबर मिलेंगे उसमें 2 का क्या मिलेगा मल्टीपल ही मिलेगा, इसीलिए ये जो नंबर होगा वो कौन से नंबर होगा इवन नंबर। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि a बराबर 2q से सारे इवन नंबर्स आ चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पे ये जो a था, यहाँ पे ये जो a था वो कोई भी रैंडम नंबर था, जनरल नंबर था, यानी कि हमने किसी एक पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं करी। a इज एनी इंटीजर, b की वैल्यू तो हमने बाद में पुट कर दी 2, बट a के लिए हमने कुछ नहीं बोला था, तो a कोई सा भी नंबर हो सकता है। और आप देखिए कि यहाँ पे 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 200 आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि हमने q की क्या वैल्यू डाली है। तो हमने पहला वाला पार्ट प्रूव कर दिया। अब आप देखिए कि सारे के सारे इवन नंबर यहाँ से आ चुके हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो नंबर इवन होंगे वो ऑड नहीं हो सकते। आप यहाँ पे q की वैल्यू पुट करके देखो तो आपको ऑड नंबर ही मिलेंगे। q बराबर 1 हम पुट करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, q बराबर 0 पुट करेंगे तो a बराबर 1, q बराबर हमने मान लीजिए 5 पुट कर दिया तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 5 10 और 1 11। इस तरीके से आपको इधर से हमेशा ही हमेशा कौन से नंबर मिलेंगे, ऑड नंबर मिलने वाले हैं, ऑड नंबर मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया है कि जितने भी ऑड नंबर हैं वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में मिलने वाले हैं, और जितने भी इवन नंबर हैं वो 2q की फॉर्म में ही मिलेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैं बोलूंगा कि ये जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। आज के बाद अगर हमको कोई इवन नंबर के लिए बोलेगा तो हम इवन नंबर लेट करेंगे तो वो 2q लेट करेंगे, और ऑड इंटीजर के लिए बोलेगा तो हम लेट करने के लिए 2q प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको आगे तक काम आएगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, हमको शो करना है कि वो या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आपको पता है कि यहाँ पे a और b क्या है इंटीजर्स, जिसमें a क्या होता है पहले हम लिख लेते हैं a एंड b आर इंटीजर्स,
जिसमें ए क्या है, ए इज एनी नंबर, कोई सा भी नंबर दुनिया का ए हो सकता है, बट बी की वैल्यू हम अपने मन से डिसाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी अपने मन से हम लेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम बी को 4 रखना चाहेंगे, तो हमने लिख दिया बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 4q प्लस आर, और रिमाइंडर वाली बात के लिए हम क्या लिखेंगे कि आर इज लेस देन बी, जो कि कितना होगा यहाँ पे 4, और आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको पता होना चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां से आप देखिए कि हमारे पास क्या क्या केस बनेंगे, आर इक्वल टू 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से छोटा ही लेना। अब ये 4 केस आए तो हम इन चारों केस को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा a इक्वल टू 4q प्लस 0, तो उसको मैं 4q लिख देता हूं। फिर बनेगा a इक्वल टू 4q प्लस 1, फिर बनेगा a इक्वल टू 4q प्लस 2, और एक और बनेगा a इक्वल टू 4q प्लस 3। अब हम इन चारों केस को देख लेते हैं कि इनमें किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि a कोई भी नंबर है, एनी नंबर जो कि पॉजिटिव है। अब आप देखिए कि a इक्वल टू अगर हम 4q लिखते हैं तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q। अब 2 इंटू 2q, इस ये जो 2q अंदर बना है इसको मैं थोड़ी देर के लिए m मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने m मान लिया, तो a बराबर कितना आ गया 2m, और a बराबर अगर 2m आ गया है तो ये ऑड होगा या इवन। पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये तो इवन होता है, ये इवन की फॉर्म होती है, तो ये इवन हो गया। इसका मतलब ये केस हमको नहीं लेना है, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ऑड इंटीजर की बात करी है और ये इवन आ रहा है, तो इसको हमने हटा दिया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि a बराबर कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा 2q प्लस 1। अब आप देखिए कि 2q प्लस 1 को मैं थोड़ी देर के लिए अगर m बोल दूंगा तो ये वापस से कितना आ जाएगा 2m, और ये फिर सेम चीज हो गई। तो ये केस भी हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि ये इवन निकाल रहा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि बाकी के जो दो केस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, वो सिर्फ ऑड नंबर ही बचेंगे क्योंकि हमने सारे इवन नंबर निकाल दिए हैं। तो ये क्या बचेगा ऑड, और ये क्या बचेगा ऑड ही बचेगा। आप देखिए कि यहाँ पे भी वो हमको यही बता रहा है कि a इज ऑड, तो हमने 4q और 4q प्लस 2 हटा दिए, तो जो बचेंगे वो कैसे होंगे, ऑड इंटीजर के ही होंगे। अब इसका मतलब क्या है वो हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए ऑड इंटीजर कैसा हो सकता है, तो ऑड इंटीजर मान लीजिए 43 हो सकता है, 71 हो सकता है, 99 हो सकता है, आप 153 ले लीजिए, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ऑड इंटीजर उठा लीजिए। अब आप देखिए कि क्या वो इसमें और इसमें फिट हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि कोई सा भी आप ऑड इंटीजर उठा के देख लो, वो इसमें या तो इसमें फिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप देखिए, इसको हम लिखेंगे 43 को 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 4 हमारे पास b की वैल्यू है, तो 43 को हम लिख सकते हैं 43 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 प्लस 3। तो आप देखिए कि ये q अगर 10 रखेंगे तो ये आ गया 4q प्लस 3 के फॉर्म में, जो कि ये वाली फॉर्म है। अगर हम 71 की बात करें तो हम इसको लिखेंगे 71 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4 और 3 1 आएगा, 4 7 जार 28। तो 17 4 इंटू 17 प्लस 3, तो ये कितना आ गया, 17 को q मान लेंगे तो ये भी आ गया 4q प्लस 3 की फॉर्म में। 99 की बात करें तो हम बोलेंगे कि 4 इंटू 24 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 96 और प्लस 3, तो ये कितना आ गया 4q प्लस 3 की फॉर्म में। 153 की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 3 जार 12 और 3 3 4 8 जार 32, और 4 इंटू 38 प्लस 1 आप देख सकते हैं, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया 4q प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहां से आपने क्या सीखा कि दुनिया के जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में होंगे, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं हो सकते। ये हमको इस क्वेश्चन में सीखने मिला है। तो आप चाहें तो इस रिजल्ट को याद भी कर सकते हैं, वरना इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बट इसमें आपको एक चीज पूछनी पड़ेगी कि HCF ही क्यों लिया, और हमको कैसे समझ में आएगा कि HCF ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये सवाल पूछेंगे तब जाके आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। काफी टीचर्स इसमें डायरेक्टली बता देते हैं कि आप इन दोनों का HCF ले लो, आपका आंसर आ जाएगा,
बट उसका क्या मतलब है, उससे क्या समझना है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए इस सवाल को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है, इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि जो HCF का वीडियो मैंने बनाया है वो आप एक बार देख लीजिए। अब सबसे पहले हम पता करते हैं कि सवाल क्या है, फिर हम देखेंगे कि HCF क्यों लिया और कैसे पता लगा कि HCF लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 130 बादाम की बर्फी है। आगे बोल रहा है कि जो स्वीट सेलर है वो इनके स्टैक बनाना चाहती है। स्टैक का क्या मतलब होता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना चाह रही है। स्टैक का मतलब बेसिकली गट्ठा हो गया, एक के ऊपर एक रखना उसको। और किस तरीके से रखना है कि ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। आप इस चीज को याद रखिएगा, इसका हम सवाल में इस्तेमाल करेंगे। आगे बोल रहा है एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। ये जो दो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ईच स्टैक हैज द सेम नंबर और एक है लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे कवर होना चाहिए। तो आगे वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, यानी कि उसका एक स्टैक कितना बड़ा बनेगा ये हमको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज एक स्टैक में कितनी आने वाली है। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया कि 420 काजू बर्फी है हमारे पास और 130 बादाम की बर्फी है। हमको इनको एक के ऊपर एक रखना है और किस में रखना है, ट्रे में। तो मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके से ट्रे है और हमारे पास कंडीशन क्या है कि ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। जितनी भी स्टैक है उन सब में सेम नंबर होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि 420 काजू बर्फी है तो 420 अलग 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 रख दो, तो 420 वो हो जाएंगी और 130 इनको अलग अलग रख दो तो ये 130 हो जाएंगी। बट उसमें दिक्कत क्या है कि अगर आपने अलग अलग सबको रख दिया है तो स्टैक जो बनेगा वो कितने का बनेगा। आपने एक के ऊपर कुछ भी नहीं रखा तो स्टैक की हाइट कितनी होगी, एक ही बर्फी की होगी। स्टेक की हाइट अगर एक ही बर्फी की होगी तो वो पूरे में फैल जाएंगी। अगर आपने इस तरीके से काजू की बर्फी रख दी इसके बगल में इसके बगल में, ऐसे करते करते 420 ही रख दी और फिर उसके बाद आपने 130 इस तरीके से इसकी रख दी, तो इसमें हमारे पास स्टैक के नंबर तो सेम है, यानी कि सब में एक 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 ही रखा। बट क्या आप बताइए कि लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे कवर किया है? हमने तो पूरी की पूरी ट्रे ही कवर कर ली है, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो अब आप बोलोगे कि दो दो के स्टैक बना के रख लो, एक से काम नहीं चल रहा। तो दो दो के अगर हम बनाएंगे तो इसके कितने बनेंगे, तो आप देखिए कि 420 में अगर हम दो के स्टैक बनाएंगे तो 210 स्टैक बनेंगे और यहाँ पे 65 बनेंगे। बट वापस से वही वाली बात, क्या वो एरिया जो कवर होगा वो मिनिमम होगा? नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं। तो आप देखिए कि हम ऐसे करते करते 5 से भी ले सकते हैं। अगर हम 5 लेंगे तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 8 और 4, 84 स्टैक इसके बनेंगे और इसके कितने बन जाएंगे, 26। बट क्या वो भी मिनिमम होगा? नहीं होगा। तो पता कैसे लगेगा कि मिनिमम होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि HCF किसे कहते हैं। HCF कहते हैं ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को ही काट दे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो। अब 420 और 130 का HCF कैसे निकालते हैं, तो वो हम डिवीजन एल्गोरिदम से निकालना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि उनका सबसे बड़ा HCF क्या है, 10 है। इसका मतलब इसकी कितनी लेनी पड़ेगी, इसकी 420/10 अगर हम करते हैं तो 42 स्टैक आएंगे किसके, काजू बर्फी के, जिसमें एक स्टैक में 10 बर्फी होंगी। और इसकी अगर बात करें तो 130/10 करेंगे तो 13 स्टैक आएंगे बादाम की बर्फी के, जिसमें एक स्टैक में 10 बर्फी होंगी। अब आप देखिए कि HCF अगर 10 आया है, इसका मतलब उससे बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है कि लीस्ट एरिया होना चाहिए। अगर सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो लीस्ट एरिया ही आएगा, क्योंकि इससे बड़ा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब हम 10 का स्टैक बनाएंगे तो एरिया जो होगा वो मिनिमम कवर किया जाएगा। और हमने 10 का स्टैक बनाया तो आप देखिए कि सारे जो स्टैक हैं उन सब में 10 ही बर्फी आ रही हैं, इसका मतलब ये भी कवर है। तो आंसर कितना आ जाएगा कि हर एक स्टैक में 10 बर्फी होंगी। तो ये जो सवाल है वो अगर आप डायरेक्ट अगर ये कर दोगे कि HCF लेना, तो देखिए उसमें कुछ नहीं है, बट लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। आप लॉजिक डेवलप करेंगे तभी आपका आगे जाके फायदा बनेगा।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लिए हैं तो पहले आप इस एक्सरसाइज को खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसके सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से 135 और 225 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 225 बड़ा है इसलिए हम 225 को 135 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे आएगा 135 और यहाँ पे आएगा 90। अब जो डिवाइजर होता था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा अगली बार के लिए, तो हम 135 लिख देंगे। और ये कितना आ जाएगा, 90 बन जा 90 तो ये कितना आ जाएगा 45। अब ये डिविडेंड हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स जाएगा 45 इंटू 290, ये कट गया। और जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता था, एचसीएफ होता था। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 45। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बहुत इजी है, अगर आपको इस तरीके से मेथड आ गया है तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है। तो ये मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा सवाल हम एग्जाम्पल 4 में देख चुके हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमको b की वैल्यू कितनी लेनी है, 6। तो आइए हम बात करते हैं, बोल रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करो। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं किससे, यूक्लिड की डिवीजन लेमा से, जिसमें a क्या होता है, एनी नंबर, ये हम देख चुके हैं। अब b हमको अपने मन से लेना होता है, तो हमने b की जगह ले लिया 6, तो a इक्वल टू कितना आ गया 6q प्लस आर। और आपको पता है कि ये जो r होता है वो b से छोटा होता है, यानी कि 6 से छोटा, और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि r की कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 6 से छोटी सारी ले सकते हैं, 3 4 5। अब वो और इंटीजर की बात कर रहा है, अगर हम a में r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास केस बन जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 0 यानी कि 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, ऐसे करते करते a इक्वल टू 6q प्लस 4 थे a इक्वल टू 6q प्लस 5 तक। अब वापस से याद रखिए कि हमको और इंटीजर की बात करनी है। आप देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, और 3q को थोड़ी देर के लिए m बोल देंगे तो ये 2m के फॉर्म में आ गया। और 2m क्या होता है, हमने पहले देखा था कि ये इवन की फॉर्म होती है, तो ये कट जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 3q प्लस 1, जो कि हम इसको अगर थोड़ी देर के लिए m मान लें तो ये हो जाएगा 2m की फॉर्म में, तो ये भी इवन हो गया, ये भी कट जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसमें भी 2 कॉमन आएगा। तो ये तीनों केस रिजेक्ट हो चुके हैं। और अगर हमने इवन के सारे केस निकाल दिए तो जो बचते हैं वो कौन से बचते हैं, ऑड बचते हैं। इसीलिए ये जो नंबर है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में आ गया है। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया है तो हम इसको चेक भी करेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। वापस से हम कितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल 47, 91, 39, कोई से भी आप ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि ये इसमें फिट होता है कि नहीं। तो 47 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 7 जार 42, तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 7 42 प्लस 5 आएगा। तो आप देखिए कि ये इस वाले केस में चला गया। इसको हम लिखेंगे 6 से डिवाइड करते हुए 6 इंटू 15 होता है 90 प्लस 1, तो आप देखिए कि ये इस वाले केस में चला गया। इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 6 प्लस 3, तो ये देखिए कि इस वाले केस में चला गया। आप दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर उठा के देख लो, वो आपको इन तीनों में से किसी ना किसी एक फॉर्म में मिल जाएगा। ये इस सवाल में हमने प्रूफ किया है। एग्जाम्पल जो 3 था उसमें हमने 4 के इस्तेमाल से क्या लिखा था, इसी चीज को हमने 4 के इस्तेमाल से लिखा था 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3, अगर हम 4 की बात करें। 6 की बात करें तो वो ऐसा है। अब हम इसी चीज को 8 के फॉर्म में भी ला सकते हैं, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा और उसकी हमको जरूरत नहीं है, पर अगर सवाल आता तो हम वो भी कर सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो जब भी हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो जो थिएटर वाला टिकट होता है वो हमसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी रो में टिकट चाहिए। और आपको पता होगा कि जब हम मूवी देखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट अपने साथ वालों के साथ बैठते हैं, तो उसको बोला जाता है रो। जो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट होता है उसको रो बोलते हैं।
और ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे की अगर बात करें जो कि इस तरीके से होता है उसको बोलते हैं कॉलम। जैसा कि एग्जाम में जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे आगे वाले को टीचर बोलता है कि अपने कॉलम में पीछे पास कर दो, तो पीछे और आगे के केस में उसको बोला जाता है कॉलम। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि रो किसे कहते हैं। तो आपको रो के नाम पे मूवी याद आने चाहिए, लेफ्ट टू राइट। और कॉलम किसे कहेंगे, रो का उल्टा आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो गया है कॉलम। अब आप एक केस कंसीडर करिए कि मान लीजिए हमारे पास 9 लोगों का एक ग्रुप है, तो 9 लोग किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट उनकी हो सकती है। तो आप बोलोगे कि एक केस तो क्या हो जाएगा कि वो लेफ्ट टू राइट एक ही रो में बैठ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा केस क्या होगा कि वो एक के पीछे एक बैठ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा। इस तरीके से आप उन 9 लोगों को बिठा सकते हो। तीसरा क्या हो सकता है कि इस तरीके से 3-3 के ग्रुप बन जाए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। यहाँ पे एक रो है और कॉलम कितने हैं, तो अगर हम इस अकेले को एक कॉलम मान लेते हैं तो आप बोलोगे कि 9 कॉलम हो गए। इसमें आप देखिए कि कॉलम एक है और अगर हम इस अकेले को एक पूरी रो मान लें तो इसमें 9 रो हो चुकी है। इसके अलावा और क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, तो आप देखिए कि इस तरीके के सवाल में जो 9 पीपल हैं उसके फैक्टर आप करके देखिए, तो 9 इंटू 1 आएंगे, 3 इंटू 3 आएंगे। इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं है। आप चाहे तो बोल सकते हैं कि 2 लोगों का एक रो बना लो, फिर उसके पीछे इस तरीके से आप बना सकते हैं, बट इसमें आप देखिए कि एक इंसान अकेला छूट जाएगा, तो वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बराबर की रो और बराबर की कॉलम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट या फिर परेड की जो बात है जो कि इस सवाल में हम करने वाले हैं, आप देखिए किस तरीके से उनकी बातें होती हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम इस सवाल को कर सकते हैं। इस सवाल में देखिए वैसे तो आप देख सकते हैं कि 6 1 6 और 32 का एचसीएफ लेने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट आपको समझ में भी आना चाहिए कि जो सवाल है उसमें आपसे पूछा क्या गया है। आपको कैसे पता लगेगा कि एचसीएफ ही लेना है, और एचसीएफ लिया तो लिया क्यों, हमको ऐसा समझ में आना चाहिए, हमको ऐसा दिखना चाहिए, फील आनी चाहिए। तो मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम सवाल समझ लेते हैं। सवाल में बोल रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स जो हैं उनको मार्च करना है, परेड करनी है, किसके पीछे करनी है, 32 मेंबर्स के पीछे करनी है। यानी कि जो जो 32 मेंबर्स हैं वो आगे रहेंगे और इनके पीछे ये 616 लोग परेड में हिस्सा लेंगे। बोल रहा है कि इनके 2 ग्रुप बनाने हैं और उनमें नंबर ऑफ कॉलम कितने रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन हो गई, एक तो सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए दोनों ग्रुप के अंदर, और एक हो गई है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। 2 कंडीशन दोनों ही हमको क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो आइए हम इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ग्रुप 1 जो है उसमें हम मान लेते हैं कि 32 मेंबर्स हैं, और ग्रुप 2 में हमको बोला गया है 616 मेंबर्स है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रुप 1 के पीछे ग्रुप 2 को चलना है, और हमसे बोला गया है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए दोनों ग्रुप में और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, यानी कि कॉलम भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको रखने हैं। अब आप देखिए कि पहले ग्रुप में अगर हमारे पास 32 लोग हैं और हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं, तो हम एक काम करते हैं कि सबको एक ही रो में बिठा देते हैं। एक ही रो में बिठाएंगे तो जो कॉलम है वो सबसे ज़्यादा आएंगे। इसका मतलब हमने क्या किया कि 32 के 32 लोगों को एक ही रो में बिठा दिया, तो नंबर ऑफ रो कितनी हुई, 1 रो, और हर आदमी अपने आप में एक कॉलम है, तो इसका मतलब 32 कॉलम हो गए। तो पहला ग्रुप जो है वो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बना रहा है, बट क्या इस तरीके से हम ग्रुप 2 को इनके पीछे चला सकते हैं। तो आप देखिए कि 616 को हमको 32 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। आप देखिए कि अगर हम 616 लोगों को इनके पीछे चलाएंगे और एक रो में 32 लोग होंगे तो वो किस तरीके से आएगा आप देख सकते हैं। पहली रो तो इनके जैसी बनेगी, फिर दूसरी रो बनेगी, तीसरी रो बनेगी, चौथी रो बनेगी। अब हम इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब 19 रोज तो अच्छे से बन जाएंगी, बट इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ तो कुछ लोग होंगे जो कि एक्स्ट्रा रहेंगे, यानी कि एक रो एक्स्ट्रा आएगी और वो पूरी तरीके से एंड तक नहीं पहुंचेगी। कुछ लोग पीछे यहाँ तक रह जाएंगे, यहाँ पे खाली जगह बच जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो पूरी तरीके से ग्रुप में नहीं आ पाए, तो इसका मतलब ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है या फिर ये जो परेड का अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं है। मैक्सिमम कॉलम तो बन रहे हैं,
बट सेम नंबर ऑफ कॉलम नहीं बन पा रहे हैं। इसका मतलब अब हम दूसरा अरेंजमेंट चेक करेंगे। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट में क्या होगा, आप देखिए कि ये जो 32 लोग हैं इनको हम चेक करते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि 2 रो कर दो और 16 कॉलम कर दो, यानी कि एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे करके 2 लोग बैठेंगे एक के पीछे एक, और ऐसी कितनी रो बनाएंगे हम, 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रो बनाई हमने और 16 कॉलम हमने बनाए। अब सेम तरीके से हमको 616 लोगों को बिठाना है। तो आप देखिए कि पहले हमने 32 से डिवाइड करके देखा था, इस बार हम 16 से डिवाइड करके देखेंगे। तो आप देखिए कि ये 38 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इस बार भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो पिछली बार की तरह ही कुछ लोग जो होंगे वो नेक्स्ट कॉलम में आएंगे और वो कॉलम पूरी तरीके से नहीं भर पाएगा। कुछ लोग जो होंगे वो नेक्स्ट रो में आएंगे और वो रो पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाएगी, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था। तो ये अरेंजमेंट भी गलत है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, 32 हम बनाना चाह रहे थे पहले केस में, 32 कॉलम से काम नहीं चला। फिर हमने 16 कॉलम बना के देखे, उससे भी काम नहीं चला। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, 8 बना के देखेंगे। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि हम ऐसा नंबर चेक कर रहे हैं जो 32 को भी डिवाइड कर दे, 616 को भी डिवाइड कर दे, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। इसीलिए हम क्या फाइंड करेंगे, HCF ऑफ 616 एंड 32, जो कि कितना आने वाला है, आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से हम अरेंजमेंट लगाएंगे। HCF 8 आने के बाद हम किस तरीके से अरेंजमेंट लगाएंगे आप समझ सकते हैं कि 32 लोग जो होंगे वो 8 कॉलम में होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से इनके पीछे सेम 3 रो और होंगी। तो आप देखिए कि इस तरीके से 32 लोग पहले ग्रुप में आ गए। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप में हमारे पास 616 लोग हैं, तो उनको हम किस तरीके से बजाएंगे, क्योंकि इन्हीं के पीछे चलना है तो 8 कॉलम ही हम बना सकते हैं। और आप देखिए कि ऐसे ऐसे करके टोटल कितने कॉलम बन जाएंगे। तो हम 616 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड चले जाएगा और वो आ जाएगा 77। तो इस तरीके से 77 रोज बन जाएंगी और ये लोग इनके पीछे परेड कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा लेंदी समझाया है, जिससे कि आपको एक्चुअली में कम से कम समझ में तो आए कि चल क्या रहा है। वरना डायरेक्ट तो आपको पता ही है कि 616 का और 32 का HCF लेना है, बट आपको कंडीशन क्या है वो समझ में आनी चाहिए, जिससे कि इस तरीके के सवाल जब आगे आएंगे तो आप उनको आसानी से कर सकेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल के क्वेश्चन के जैसा है। इसमें हमको बोल रहा है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a बराबर BQ+R मानेंगे, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे a क्या होता है, एनी नंबर, यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है वो। और हमको b क्या लेना है, b हम अपनी मर्जी से लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, हिंट में भी उसने बोला है कि b आप कितना ले लो, 3। b आप 3 ले लोगे तो जो r है वो कितना आएगा, r इज ऑलवेज लेस देन b, यानी कि 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 केस बनेंगे, a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q+1, a इक्वल टू 3q+2। ये 1 क्या है, r की वैल्यू 1, ये 2 क्या है, r की वैल्यू 2, और यहाँ पे कितनी 0, तो वो हमने लिखी नहीं। अब आप देखिए कि दुनिया के कोई भी नंबर है हम उसको इस फॉर्म में लेके आए हैं, बट उसने नंबर की बात नहीं करी, उसने उस नंबर के स्क्वायर की बात करी है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो। तो a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर आ जाएगा 9q²। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर कितना आएगा, 3q+1 का स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3q+2 का स्क्वायर। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, 3 × 3q का स्क्वायर, क्योंकि हम 9 को 3 × 3 में ब्रेक कर सकते हैं और मैंने एक 3 इसके अंदर दे दिया। अब मैं 3q² को थोड़ी देर के लिए m मान सकता हूं। आप देखिए कि q एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर आएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा। तो मैं उस पूरे इंटीजर को m नाम दे देता हूं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3m। तो आप देखिए कि ये वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है, हमने a की वैल्यू को 3m के फॉर्म में लेके आ गए हैं। अब हम इन दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए कि 3q+1 को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 9q² + 1 + 6q। ये क्या किया हमने, a + b का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया।
अब यहाँ से आप देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² प्लस 6q प्लस 1, रीअरेंज कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो आप देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन आते हुए दिख रहा है, 3 कॉमन लिया, अंदर कितना आ गया 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब आप देखिए कि q जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई 3 से, फिर यहाँ पे इंटीजर इंटू 2 और फिर इन सब का सम, यानी कि ये जो अंदर का पूरा मसाला बनने वाला है, ये अंदर का पूरा मसाला एक इंटीजर ही बनेगा। यानी कि ये जो अंदर का पूरा मसाला है वो एक इंटीजर बनेगा, तो क्यों ना हम उसको थोड़ी देर के लिए m बोल दें। तो जब हम इसको m बोल देंगे तो 3m प्लस 1 बनने वाला है। तो आप देखिए कि हम इसको इस फॉर्म में लेके आ चुके हैं। अब सिमिलरली हम इस वाले की बात करेंगे, इसका स्क्वायर हमने किया है, तो ये आ जाएगा 9q² प्लस 4 प्लस 3 2 6 2 12q। इसको भी हम रीअरेंज कर देंगे, 9q² प्लस 12q, और 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 1 में। आप देखिए कि इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर वापस से वो मसाला बनेगा जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं m, और ये कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। तो ये भी इस फॉर्म में आ चुका है। हमने इन तीनों नंबर से प्रूव कर दिया है कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर नंबर हो वो इसके फॉर्म में ही आएगा। अब हमने प्रूव किया तो हम चेक भी कर लेते हैं। मान लीजिए स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, 25 होता है, 121 जो कि 11 का स्क्वायर होता है, 256 जो कि 16 का स्क्वायर होता है। हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो भी रहा है। अगर हम 25 को ब्रेक करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 1। तो आप देखिए कि 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। 121 को ब्रेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, 3 इंटू 40 प्लस 1, तो ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। 256 को ब्रेक करेंगे तो 3 8 जा 24 और 5 जा 15, तो ये आ गया प्लस 1, 3m प्लस 1 की फॉर्म में ये भी आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी ले लीजिए, अगर हम 81 की बात करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 27 जो कि आ गया 3m की फॉर्म में। तो दुनिया के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका जो स्क्वायर है वो या तो 3m की फॉर्म का ही होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का ही होगा। ये हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। इसमें हमको क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। इसमें हमने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b को 3 ले लिया है, और इस तरीके से हमारे पास केस 1 केस 2 और केस 3 बन गया है। और आप देखिए कि हमको क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालना था, तो हमने सारे ही केसेस में a का क्यूब किया है। और क्यूब करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमने a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है, जो कि होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने वो आइडेंटिटी लगाई है, टर्म्स को रीअरेंज किया है, और देखिए कि यहाँ से 9 कॉमन लिया है, तो ये इस वाले को इन्होंने फिर m बोला है, तो ये 9m प्लस 1 हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने रीअरेंज करके 9m प्लस 8 बनाया है, और यहाँ पे इन्होंने रीअरेंज करके इसको 27q क्यूब लिखेंगे, और फिर 3 अलग कर देंगे और 9 अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3q क्यूब, और इसको हम m बोल देंगे तो ये आ जाएगा 9m की फॉर्म में। तो इस तरीके से इन्होंने ये पार्ट सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैं पूरा इसलिए नहीं करके दिखा रहा कि ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। इसमें आपको बस एक डाउट हो सकता है कि आपने b इक्वल टू 9 क्यों नहीं लिया। तो जब b इक्वल टू 3 लेने से हमारा काम चल रहा है, तो हम 9 लेके एक्स्ट्रा केस क्यों बनाएंगे। अगर हम b इक्वल टू 9 लेते तो आप देखिए कि r के कितने केस बनते, 0 से लेके 1 से लेके 2 से लेके 8 तक इतने सारे केस बनाते, फिर हम उनका क्यूब करते, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। जब 3 से काम चल रहा है तो 9 लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा एक्सरसाइज 1.2 का। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।